Hello friends, I am Shanil Akhtar Malik and today I am here to discuss the topic Field of Force Class 12 Physics. So students, आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है फील्ड ऑफ फोर्स के बारे में। सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए कि ये जस्ट आपने रीड करना है। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ एंड कॉलम्स लॉ gives the information about magnitude and direction of gravitational field और electric force। जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है और कॉलम्स लॉ है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में, जो कि क्या हो चुका है, इसको साबित करने में फेल हो चुका है। तो न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ और कॉलम्स लॉ जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, वो क्या हो चुका है, इसको साबित करने में फेल हो चुका है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमारे पास दो क्वेश्चंस एक आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये आप राइट कर लीजिएगा कि व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस। अब वो कहते हैं कि इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या होगा एंड हाउ दीज फोर्सेस ट्रांसफर mass to an other और one charge to another charge। अब वो हमें कहते हैं कि ये फोर्सेस एक फोर्स से दूसरी फोर्स में कैसे ट्रांसफ़र होगी और एक मैस से दूसरे मैस में कैसे ट्रांसफ़र होगी। तो इस सवाल का ये जो पहला सवाल है, व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, कि इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या होगा, तो इसका आंसर ये है कि इट इज़ स्टिल अननोन। तो ये हमें मालूम नहीं है कि इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या होगा, ये हम नहीं जानते। ये अल्लाह ताला जानते हैं, ये हम नहीं जानते कि इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या होगा। तो इट इज़ स्टिल अननोन, सो हम इसको क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ नेचर। तो हम इसे क्या कहते हैं, कुदरत की फोर्स। ये फोर्स ऑफ नेचर है, इसे हम नहीं जानते। अगर हम जानेंगे तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अब जो दूसरा सवाल है वो ये है कि हाउ दिस फोर्सेस ट्रांसफ़र मैस टू एन अदर मैस और वन चार्ज टू एन अदर चार्ज। एक मैस से दूसरे मैस में कैसे ट्रांसफ़र हो करती हैं फोर्सेस और एक चार्ज से दूसरे चार्ज में कैसे ये ट्रांसफ़र होती हैं। तो इस सवाल का आंसर हमारे पास ये है कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, it is an intrinsic property that an electric field exists in space around the charge। वो कहते हैं कि फैराडे लॉ के मुताबिक ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसी भी चार्ज के अराउंड क्या होती है, एग्जिस्ट करती है। यानी कोई भी चार्ज है उसके गिर्द उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर होगी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इसका क्या मतलब है कि जहाँ चार्ज होगा वहाँ उसके अराउंड उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी। सो स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा है कि न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड कॉलम्स लॉ जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इस कॉन्सेप्ट को हमें बताने में क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। फिर हमने कहा है कि इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या होता है, सो इट इज़ स्टिल अननोन, ये हमें पता नहीं है। ये कुदरत की फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस ऑफ नेचर हैं। तो हम इसका आंसर ये लिखेंगे, इट इज़ स्टिल अननोन, सो दीज फोर्सेस आर कॉल्ड फोर्सेस ऑफ नेचर। अब ये फोर्सेस जो हैं, हमने दूसरी बात कही है कि एक मैस से दूसरे मैस में कैसे ट्रांसफ़र होती हैं और एक चार्ज से दूसरे चार्ज में ये कैसे ट्रांसफ़र होती हैं।
यानी कि ये जो फोर्सेस हैं ये एक चार्ज को दूसरे चार्ज में कैसे ट्रांसफ़र कराती हैं और एक मैस को दूसरे मैस में कैसे ट्रांसफ़र कराती हैं। तो ये हमें इसका कॉन्सेप्ट किसने हमें दिया? फराडे ने दिया। फराडे ने हमें कॉन्सेप्ट दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अगर हमसे ये एमसीक्यूज पूछा जाए कि हु गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम कहेंगे फराडे। तो फ्राडेज लॉ ने, अकॉर्डिंग टू फ्राडेज लॉ, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने अराउंड कि जो चार्ज है वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कराता है? एग्जिस्ट कराता है। फिर से सुन लें कि जहाँ चार्ज होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर होगी। हर चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड ने सराउंड किया हुआ है। ये पास्ट लेक्चर आप मेरे देखें, उसमें मैंने आपको बताया है कि जहाँ भी कोई भी चार्ज होगा उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर मौजूद होगी। उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर मौजूद होगी। उसके बाद एक और सवाल आता है कि हाउ चार्ज इंटरेक्ट विद अदर चार्ज, कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है। एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जिन फोर्सेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, फील्ड ऑफ फोर्सेस के बारे में, इन फोर्सेस का कोई ओरिजिन नहीं होता। ये हमें पता नहीं है, नहीं होता है या नहीं होता वो हमें पता नहीं है। तो इस वजह से हम इनको फोर्सेस ऑफ नेचर कहते हैं। फराडे लॉ ने हमें ये बताया है कि हर चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो उस चार्ज को क्या करती है? सराउंड करती है। अब है कि वो चार्ज जो है दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं इन 2 पॉइंट्स में कि द चार्ज क्यू प्रोड्यूस अ फील्ड, कि चार्ज क्यू जो है वो प्रोड्यूस करता है फील्ड। चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यही जो चार्ज है वो क्या प्रोड्यूस करता है? फील्ड। हमने ये बात की है कि हर चार्ज के अराउंड एक फील्ड है जिसने उसको सराउंड किया हुआ है। सो डैट मीन्स कि हर चार्ज प्रोड्यूस करता है एक फील्ड। ए पॉइंट ये हो गया। बी पॉइंट क्या है? बी पॉइंट ये है कि द फील्ड इंटरेक्ट्स विद चार्ज क्यू नॉट टू प्रोड्यूस अ फोर्स। अब वो जो फील्ड होती है वो इंटरेक्ट करती है चार्ज क्यू नॉट से फोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। देखें, अब हमारे पास एक चार्ज है, वो फील्ड प्रोड्यूस करता है। पहली बात आप ये जहन में रखें। दूसरा, वो जो चार्ज के अराउंड फील्ड होती है वो इंटरेक्ट करती है किसी दूसरे चार्ज से जिसको हमने क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया है। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए। फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमने, हमारा टॉपिक भी क्या है? फील्ड ऑफ फोर्स। क्या टॉपिक है हमारा? फील्ड ऑफ फोर्स। कि हर चार्ज के अराउंड एक फील्ड होती है और हर चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और वो फील्ड जो है वो इंटरेक्ट करती है किसी दूसरे चार्ज से, क्या प्रोड्यूस करवाने के लिए? फोर्स प्रोड्यूस करवाने के लिए। सो इस चीज़ को हम कहते हैं फील्ड ऑफ फोर्स। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? फराडे ने। फराडे के लॉ ने ये कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो अब हम आगे जो डिस्कस करते हैं वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करने वाले हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कहा है कि हर चार्ज के अराउंड एक फील्ड होती है जो उसको सराउंड करती है और वो फील्ड जो है वो इंटरेक्ट करती है किसी दूसरे चार्ज के साथ जिसको हमने क्यू नॉट का नाम दिया है। क्या प्रोड्यूस करवाने के लिए? फील्ड प्रोड्यूस करवाने के लिए। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने नोट कर लेना है, इसको अच्छी तरह आपने याद कर लेना है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस और रीजन,
ये क्या है? स्पेस या रीजन है अराउंड एनी चार्ज, किसी भी चार्ज के अराउंड, किसी भी चार्ज के गिर्द, इन विच जिसमें, इट एग्जर्ट्स वो एग्जर्ट करती है, क्या एग्जर्ट करती है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, जिसमें वो क्या एग्जर्ट करती है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन अदर चार्जेस। इस चीज़ को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। बच्चों ये देखें, हमने कहा है कि चार्ज प्रोड्यूस करता है फील्ड, फील्ड इंटरेक्ट करता है अदर चार्जेस के साथ, क्या प्रोड्यूस करवाने के लिए? फोर्स प्रोड्यूस करवाने के लिए। बेटा ये हमारे लिए था फ्राइडेज लॉ। अब डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब वो फील्ड पैदा हुई थी और उस फील्ड ने इंटरेक्ट किया था अदर चार्जेस के साथ फोर्स प्रोड्यूस करवाने के लिए। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? सो उसकी अगर हम डेफिनेशन करेंगे तो हम कहेंगे द स्पेस और रीजन, कि स्पेस और रीजन अराउंड एनी चार्ज, किसी भी चार्ज के अराउंड, इन विच इट एग्जर्ट्स, जिसमें वो एग्जर्ट करता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फोर्सेस ऑफ रिपल्शन ऑन अदर चार्जेस, जिसमें वो दूसरे चार्जेस के ऊपर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन को क्या करता है? एग्जर्ट करता है। उस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा ये डायग्राम बनी हुई है जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये चार्ज है, ये चार्ज क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इस चार्ज के अराउंड क्या है? फील्ड है। और एक बात याद रखिएगा, जो इस चार्ज के दरमियान के अराउंड जो फील्ड है वो क्या होगी? 3 डायमेंशनल। क्या होगी? 3 डायमेंशनल फील्ड होगी। ये आपने याद रखना है कि इसके दरमियान नहीं, इसके जो इर्द गिर्द जो फील्ड ये आपको नज़र आ रही है ये क्या होगी? 3 डायमेंशनल होगी। सो हम डेफिनेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको समझने के लिए हमें दोबारा एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन को रिपीट कर लेते हैं। द स्पेस और रीजन अराउंड एनी चार्ज in which it exerts force of attraction or repulsion on and other charges are called electric field। ठीक है। अब देखें, हमने कहा है कि वो जो फील्ड है, ये जो फील्ड है वो इंटरेक्ट करेगी अदर चार्जेस के ऊपर, इंटरेक्ट करेगी अदर चार्जेस के ऊपर, जिसको हमने क्या कहा था? क्यू नॉट कहा है। अब क्यू नॉट, नॉट का मतलब क्या होता है? नॉट का मतलब होता है नहीं, नहीं, यानी क्यू नॉट की फील्ड इतनी ज़्यादा कम होगी, बहुत कम होगी उसकी फील्ड, कि हम कहेंगे कि इसकी कोई फील्ड ही नहीं है। यानी आप ऐसे समझें कि क्यू नॉट का साइज़, ये जो चार्ज है इतना स्मॉल होगा, इतना स्मॉल होगा कि इस पे, इसके इर्द गिर्द कोई भी फील्ड नहीं होगी। वैसे आपने एक बात याद रखनी है कि जहाँ पर जैसे भी कोई भी चार्ज हो उसके अराउंड फील्ड ज़रूर होगी, लेकिन क्यू नॉट के केस में कोई भी फील्ड नहीं होगी। इसी वजह से तो हमने इस चार्ज को इस चार्ज के साथ इंटरेक्ट करवाया है कि इसकी कोई फील्ड नहीं है, ताकि जब इसकी फील्ड जब ये फील्ड इसके साथ, इस चार्ज के साथ मिले तो इन दोनों की फील्ड आपस में क्या ना हो, कोई रुकावट ना आए उनमें, ताकि वो आपस में हम इन दोनों को डिटेक्ट करा सकें। तो क्यू नॉट के केस में कोई भी फील्ड नहीं होगी, नो फील्ड इज़ प्रोड्यूस्ड। तो ये MCQs है कि क्यू नॉट के केस में नो फील्ड होगी।
क्या होगी? नो फील्ड होगी। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि नो फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ क्यू नॉट। तो ये हमने यहाँ पे लिया पॉजिटिव क्यू। अब बेटा देखिए, हम यहाँ पे नेगेटिव क्यू भी ले सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव क्यू ले रहे हैं, क्योंकि हमारी बुक में या इसका कॉन्सेप्ट देने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव लिया गया है। तो पॉजिटिव क्यू को हम क्यू नॉट के साथ क्या करवा रहे हैं? इंटरैक्ट करवा रहे हैं। इंटरैक्ट करवा रहे हैं क्या प्रोड्यूस कराने के लिए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन प्रोड्यूस करवाने के लिए, जिससे क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। देखिए, इलेक्ट्रिक इसकी इस चार्ज की, ये चार्ज नहीं, इस चार्ज की फील्ड जो है वो इस चार्ज से इंटरैक्ट कर रही है, तो जिससे क्या प्रोड्यूस हो रही है? फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। बेसिकली इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज ही होगा। सेम चार्जेस ये तेजी से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। अब देखो क्यू नॉट हमारे पास क्या? एक टेस्ट चार्ज है, जिसको हमने टेस्ट के लिए क्या किया है? लिया है, ताकि हम इसको पॉजिटिव क्यू के साथ ला रहे हैं। ये एक टेस्ट चार्ज है जिसका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि उसकी कोई फील्ड नहीं होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लें कि किसी भी चार्ज के अराउंड क्या होगी? फील्ड होगी, जो कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को क्या कराएगी? एक्सर्ट कराएगी ऑन अदर चार्जेस पे। ठीक है, एक चार्ज जब दूसरे की फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे क्या है? फोर्सेस ऑफ रिपल्शन हो रही है बेसिकली। सो अब हम इसको आगे डिस्कस कर रहे हैं कि देखें, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंटरैक्ट कर रही है चार्ज क्यू नॉट से, क्या प्रोड्यूस करवाने के लिए? फोर्स प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। ये देखें, अगर हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा तो हमें इक्वेशन करने में कोई भी मसला नहीं आना चाहिए कि फील्ड इंटरैक्ट विद चार्ज क्यू नॉट टू प्रोड्यूस फोर्स। तो हम फील्ड को साइड पे ले आएंगे, फील्ड इज इक्वल टू F ओवर क्यू नॉट हो जाएगा। तो अगर हम कॉलम्स फोर्स को देखें तो F इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा K क्यू नॉट ओवर R स्केयर। बच्चों, हम कॉलम्स लॉ को पीछे अच्छी तरह डिस्कस करके आए हैं, तो कॉलम फोर्स का भी आपको पता है पड़ा। कॉलम्स लॉ की फोर्स को हम कॉलम्स फोर्स कहते हैं। अब जो हमने फार्मूला डिराइव किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये फार्मूला हमारे पास होगा F इज इक्वल टू K क्यू नॉट ओवर R स्केयर। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया है। तो अब हम F की जगह पे, ये जो F है ये इसके बराबर था, तो हम F की जगह पे अब ये फार्मूला पुट कर देंगे। F E इज इक्वल टू K वैसे का वैसे क्यू नॉट ओवर R स्केयर, और क्यू नॉट ये वैसे का वैसे। क्यू नॉट जो है क्यू नॉट के साथ कट जाएगा, बाकी E इज इक्वल टू K क्यू ओवर R स्केयर, ये हमारे पास क्या बच जाएगा? फार्मूला बन जाएगा। सो देखें, E इज इक्वल टू K क्यू ओवर R स्केयर हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने इंटरैक्ट किया चार्ज क्यू नॉट से, फोर्स को प्रोड्यूस करवाया। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो गया फोर्स ओवर क्यू नॉट के। कॉलम फोर्स के अंदर अगर हम इस फॉर्मूले को पुट करें तो हमारे पास F इज इक्वल टू K क्यू नॉट ओवर R स्केयर हो जाएगा। तो फोर्स की जगह पे हम ये पुट कर देंगे।
और क्यू नॉट जो है डिवाइड में वैसे का वैसे आ जाएगा, क्योंकि ये डिवीजन में है तो क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा। ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकला है। क्या निकला है हमारे पास फार्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमारे पास निकला है। और ये जो है ये चीज़ ये ओनली वैलिड फॉर होगा पॉइंट चार्जेस के लिए। ये फार्मूला किसके लिए वैलिड होगा? पॉइंट चार्जेस के लिए। बेटा पीछे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, लेकिन आपको फिर भी बता देती हूँ कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। पॉइंट चार्जेस आर दोज चार्जेस whose magnitude, whose size is very small as compared to the distance between them। जिसके दरमियान जितना डिस्टेंस होगा उससे भी कम उसका साइज, उसका मैग्नीट्यूड होगा, तो ऐसे चार्जेस को हम पॉइंट चार्जेस कहेंगे। ये पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी आ सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये है, ये जो है वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस है। अब नेक्स्ट आता है कि हम इसको वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। इसको हम वेक्टर की फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे? वेक्टर की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे कि E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, वैसे का वैसे आ जाएगा, आर यूनिट वेक्टर साथ लगा देंगे, तो हम इसको हमने वेक्टर की फॉर्म में लिखा है। अब देखें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे से कोई भी सवाल किया जा सकता है कि वो कहेंगे राइट द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। सो वी कैन राइट as like that E is equal to K Q over R square R unit vector। अब ये फॉर्मूला कहता क्या है? ये फॉर्मूला हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के Q के, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस। कि वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा होगी चार्ज उतना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना कम होगी चार्ज उतना कम होगा। अब उसके बाद यहाँ पे इस केस में क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम, डिस्टेंस जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम। अब सपोज कर लें कि ये हमारे पास एक चार्ज है और ये ऐसे समझे कि इसके दरमियान ये सारी हमारे पास क्या मौजूद हैं, फील्ड मौजूद हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, डिस्टेंस। अब ये कितना ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है इससे, ये सारी ऐसे समझे कि फील्ड्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे फील्ड क्या होगी, कम होगी। अब अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास चार्ज है, और ये देखिए ये समझिए फील्ड है, तो इसका डिस्टेंस क्या है, कम है, तो यानी कि यहाँ पे फील्ड क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो हम ये बात ध्यान में रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा होगी, तब ज़्यादा होगी जब चार्ज ज़्यादा होगा, और जब चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। चार्ज कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, डिस्टेंस कम होगा। तो ये चीज़ें आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से मैं आपकी एक एक पॉइंट कवर करवाती जा रही हूँ कि आपने ये ज़रूर करना है। देखें, जहाँ चार्ज मौजूद होगा, जहाँ चार्ज मौजूद होगा वहाँ पर हम फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते, वहाँ पे फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते। चार्ज के अराउंड हम फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ये चार्ज है ना, यहाँ पर हम फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसके अराउंड है फील्ड, हम यहाँ पे फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं।
सो अगर आपके पास MCQs भी आए कि चार्ज जहाँ पे मौजूद होगा वहाँ पे फील्ड होगी, तो आप कहेंगे जहाँ पे चार्ज मौजूद है वहाँ पे फील्ड नहीं होगी। इन द प्लेस ऑफ चार्ज नो फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, अराउंड द चार्ज फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। सो जहाँ पे चार्ज मौजूद होगा वहाँ पे हम फील्ड को फाइंड नहीं कर सकते, जबकि हमें पता है कि हम चार्ज के अराउंड फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वी नो डैट कि चार्ज अराउंड चार्ज फील्ड इज प्रेजेंट, फील्ड सराउंड द चार्ज। तो अब हमने क्या देखना है, MCQs देखना है। अब वो कहते हैं कि फील्ड जो है वो ज़ीरो कब होगी, फील्ड ज़ीरो कब होगी, जब डिस्टेंस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो फील्ड हमारे पास ज़ीरो होगी। यहाँ पर MCQs बन सकता है व्हेन डिस्टेंस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी देन फील्ड इज इक्वल टू, तो फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो। फील्ड कब ज़ीरो होगी, जब हमारे पास दो किस्म का MCQs बन सकता है। जब डिस्टेंस अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो फील्ड ज़ीरो होगी। फील्ड ज़ीरो कब होगी, जब डिस्टेंस अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs के लिहाज से है, तो ये आपने ज़रूर देख लेना है। उसके बाद ये थोड़ा सा ग्राफ आप समझ लें, इससे भी हमारा एक MCQs ही बनेगा। अब देखिए ये फील्ड है और ये हमने R डिस्टेंस है हमारे पास। ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा फील्ड उतना ज़्यादा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना डिस्टेंस के। तो अगर हम डिस्टेंस को 2 टाइम्स क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो फील्ड क्या होगी 2 टाइम 4 टाइम डिक्रीज होगी। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या कहते हैं कि अगर बच्चों को सवाल दिया जाए कि अगर हम डिस्टेंस को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो बच्चों के जहन में ये होगा कि फील्ड तो डिक्रीज होगी, उतना डिक्रीज नहीं होगी। ये देखें R² दिया हुआ है यहाँ पे, R², यानी कि 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। देखें अगर हम डिस्टेंस को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो फील्ड 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। ये MCQs के लिहाज से आप नोट कर लें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। चार्ज का हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, तो हमेशा याद रखिएगा जो चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम इक्वेशन देखें तो ये इक्वेशन ऐसे बनती है कि F इज इक्वल टू QE, कि जब फील्ड मिलती है चार्ज से तो फोर्स क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। सो फोर्स डायरेक्शन इज अलोंग फील्ड डायरेक्शन, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही फील्ड की डायरेक्शन होगी। यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उस डायरेक्शन में क्या होगी, फील्ड होगी। तो ये सब चीज़ें MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने सबसे पहले इस टॉपिक में पढ़ा है, आप ऐसे समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जो हमें फैराडे ने दिया है। फैराडे ने हमें ये बताया है कि हर चार्ज के अराउंड कोई फील्ड होती है जिसने उसे सराउंड किया होता है, और वही फील्ड जो इंटरेक्ट करती है अदर चार्जेस के साथ क्या प्रोड्यूस करवाने के लिए,
फोर्स प्रोड्यूस करवाने के लिए, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। जैसा कि हमने इसमें देखा है कि ये चार्ज इसकी फील्ड के साथ इंटरैक्ट करवा रहा है फोर्स प्रोड्यूस करवाने के लिए। फिर ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जिसको हमने फाइंड करना होता है उसको हम साइड पे रखते हैं, जिसको हमने मालूम करना होता है। ये एक फिजिक्स का असूल है। E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। कूलम्ब फोर्स का पता है हमें, F इज इक्वल टू के। तो इस फार्मूले को जब हम इसमें पुट करेंगे तो क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो F की जगह पे हमने इसको पुट कर दिया है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये MCQs भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, चार्ज ओवर डिस्टेंस, और कांस्टेंट साथ क्या होगा, के। और ये याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। यूनिट वेक्टर की फॉर्म में सारा का सारा फार्मूला वैसे आर यूनिट वेक्टर साथ लिख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। जहाँ चार्ज मौजूद होगा वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हम चार्ज के अराउंड जो है फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट MCQs था कि क्यू नॉट का साइज़ क्योंकि बहुत स्मॉल होता है, ये एक टेस्ट चार्ज है जिसका साइज़ इतना स्मॉल होता है कि उसकी कोई फील्ड नहीं आती। नो फील्ड इज़ प्रोड्यूस इन केस ऑफ क्यू नॉट। वैसे आपने याद रखना है कि जहाँ भी कोई भी चार्ज होगा उसके साथ फील्ड मौजूद होगी, लेकिन क्यू नॉट के केस में नॉट का मतलब होता है नहीं, और इसका स्मॉल साइज इतना होगा कि वहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं होगी। और MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है कि डिस्टेंस जब अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। और इस केस में, डिस्टेंस के केस में ये होगा कि जो ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो ही डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होती जाएगी। इस केस में जो ग्राफ है वो भी क्या बनेगा, कर्व बनेगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट MCQs मैंने आपको बताया है कि अगर हम डिस्टेंस को 2 टाइम इंक्रीज़ कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों 4 टाइम्स डिक्रीज़ होगी, क्योंकि आर स्क्वायर है, आर नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। एंड F इज़ इक्वल टू क्यू ई, ये हमने इक्वेशन के सबसे पहले किया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के साथ इंटरैक्ट करके फोर्स को प्रोड्यूस करेगी, तो इसका फार्मूला भी यही होगा अगर MCQs में आ जाए। तो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा वही होगी जो फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब आ जाता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 यूनिट होते हैं, या तो होता है न्यूटन पर कॉलम या होता है वोल्ट पर मीटर। अब ये न्यूटन पर कॉलम और वोल्ट पर मीटर कैसे आया, वो हमसे पूछ सकते हैं। फाइंड द यूनिट न्यूटन पर कॉलम वोल्ट पर मीटर, ये सॉल्व द यूनिट, इनको सॉल्व करें और ये प्रूव करें कि ये यूनिट कैसे आए हैं। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि वर्क जो है वो बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क किसके इक्वल होता है, जूल की, तो यहाँ पे हमने जूल लगा दिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर। ये क्या बन गया, जूल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पे V है हमारे पास, तो V किसके इक्वल होता है, W ओवर Q के। W किसके इक्वल होगा, QV के। वर्क किसके इक्वल होगा, जूल के, तो जे हमने वैसे का वैसे लिखा। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, C लिखा। V वैसे का वैसे, तो न्यूटन
जूल इक्वल होता है न्यूटन मीटर के, और सी भी वैसे का वैसे। तो अगर हम इसको लिखें तो हमारे पास आएगा एन ओवर सी और वी ओवर एम, तो न्यूटन पर कॉलम एंड वोल्ट पर मीटर। ये मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखा देती हूँ एक बार दोबारा, कि न्यूटन पर कॉलम और हमारे पास आया है वोल्ट पर मीटर। कैसे आया? वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क का यूनिट है जूल, फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मीटर। And we know that V is equal to W over Q. W is equal to QV. W वर्क किसके इक्वल है? जूल के। चार्ज किसके इक्वल है? कॉलम के। वोल्ट वैसे का वैसे। जूल किसके इक्वल होता है? न्यूटन मीटर के, और CV वैसे का वैसे। ये क्या होगा? N ओवर C इज इक्वल टू V ओवर M। तो जब N वैसे का वैसे रहेगा, C को जब ऊपर ले जाएंगे तो -1 आ जाएगा, और V वैसे का वैसे M को जब ऊपर ले जाएंगे तो पर मीटर। तो ये दो यूनिट भी हमारे पास क्या हो गए? प्रूव हो गए हैं। अब कि फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कब इनवर्ड होगी और कब आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरस्टिशन को क्या करती है, उस पर डिपेंड करती है, उसको फॉलो करती है। अब आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब इनवर्ड होगी और आउटवर्ड होगी। जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी। ये देखें ना, बाहर की तरफ एरो जा रहे हैं, तो ये क्या होगी? आउटवर्ड होगी। जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी। MCQs आ सकता है, व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड, इनवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड। तो आपने क्या लगाना है? आउटवर्ड। तो इसी का जब चार्ज नेगेटिव होगा तो फील्ड क्या होगी? इनवर्ड होगी। ये हमारे पास क्या है? फील्ड की डायरेक्शंस हैं। अब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में फील्ड क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक मीडियम इज इक्वल टू ई वैक्यूम ओवर ER। ER क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी होती है। तो फील्ड इन वैक्यूम ओवर ER होगा। तो मीडियम में इलेक्ट्रिक मीडियम किसके इक्वल होगा? ई वैक्यूम के ओवर ER के। जब मीडियम क्या होगा? डाई इलेक्ट्रिक। तो बच्चों, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। फिर उसके बाद जो है हमने कि ये कैसे जो है फील्ड प्रोड्यूस होती है, कैसे दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट करती है फोर्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए, वो सब पढ़ा है। और फिर हमने न्यूटन पर कॉलम, वोल्ट पर मीटर कैसे आता है वो पढ़ा है, और फील्ड कब आउटवर्ड इनवर्ड होगी वो पढ़ा है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कितने सारे MCQs आपके क्लियर हो गए। लेकिन अब इस टॉपिक में से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन और उसका यूनिट और उसका फार्मूला ज़रूर आना चाहिए। अगर आपको और कुछ नहीं आता तो, या आप कुछ और याद ना करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आनी चाहिए कि ऐसा स्पेस और रीजन किसी भी चार्ज के अराउंड जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को दूसरे चार्जेस के ऊपर क्या करे? एक्सर्ट कराए, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और
दूसरी बात, आपको इसका फार्मूला आना चाहिए कि E इज़ इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, जो कि हमने प्रूफ किया है। और एक ये कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट जो है वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कॉलम है। दूसरा ये कि आप देखें कि क्यू नॉट के केस में फील्ड नहीं प्रोड्यूस होगी। जहाँ भी नॉट हो जाए ना, तो उसका मतलब होता है नहीं। बाकी जहाँ भी चार्ज मौजूद होगा वहाँ पे फील्ड हमारे पास होगी। जब डिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो फील्ड ज़ीरो होगी। जब डिस्टेंस को हम जितना भी कम करेंगे फील्ड उतना ज़्यादा होगी। फील्ड को जितना भी कम करेंगे डिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फील्ड उतना ही कम होगी। अगर डिस्टेंस को हम 2 गुना बढ़ा दें तो फील्ड 4 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और दूसरा है कि आउटवर्ड फील्ड की डायरेक्शन तब होगी जब पॉजिटिव चार्ज होगा और इनवर्ड डायरेक्शन तब होगी जब नेगेटिव चार्ज होगा। So this is the most important topic of class 12 chapter number 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर फिर भी इस टॉपिक में आपको किसी भी किस्म का मसला है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।